अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए सियासी इस्तेहकाम बुनियादी शर्त करार। पाकिस्तान से वफादारी और दोस्ती का तकाजा है कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम हो। नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए सियासी बेरोजगारों से निजात लाजिम है। किसी की कोशिश है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए तो ऐसा नहीं होगा। मईशत की बुनियादों में बारूदी सुरंगें बिछाने वाले अब सियासी निजाम की बुनियादों में बारूदी सुरंगें बिछाने की साजिश कर रहे हैं। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर खजाना इसहाक डार की सदारत में इजलास। तवानाई के शोबे में मुख्तलिफ इस्लाहात, गर्दशी कर्जों समेत दीगर उमूर का जायजा। मुल्क की इक्तसादी तरक्की के लिए तवानाई के शोबे में इस्लाहात जरूरी हैं। हुकूमत इस शोबे के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने पर तवज्जो दे रही है। इसहाक डार। असम्बलियों की तहलील से हर सूरत सियासी नुकसान इमरान खान का है। इलेक्शन हो भी जाएं तब भी इस शख्स की फसादी सोच तब्दील नहीं होगी। एजेंडा इलेक्शन नहीं बल्कि मईशत का धर्म तख्ता करना है। इमरान न्याजी और परवेज इलाही का आपस में मुकाबला है। देखना है यू टर्न कौन लेता है और स्मार्ट टर्न कौन। पार्लियामेंट का तसलसल पाकिस्तान और मईशत की जरूरत है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। इमरान खान की जानिब से जियो और मीर शकील रहमान के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा दायर करने का मामला। क्या इमरान खान ने कैलिफोर्निया में भी केस दर्ज करा दिया है? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। मईशत की बेहतरी के लिए असम्बलियों का तसलसल नागुज़ीर। असम्बलियां तोड़ने का ऐलान इमरान खान की आमिराना और फस्ताई ज़हनियत का नतीजा है। आइन और जमहूरियत पर यकीन रखने वाले असम्बलियां नहीं तोड़ते। सियासी जल्जले और आमिराना आफ्टर शॉक्स जारी रहे तो मईशत मजबूत नहीं होती। वज़ीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारिक का बयान। रियासत के खिलाफ काम करने वालों को मुआफ नहीं किया जा सकता। मुजरिमों और सहूलतकारों को कटहरे में लाने से ही अवाम का एतमाद बहाल होगा। इमरान खान असम्बलियां तहलील नहीं करेगा। असम्बलियां टूटने पर इसकी पुरतायुश जिंदगी खत्म हो जाएगी। लाहौर में वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू। PIA की बेहतरी के लिए मौसर इक़दामात जारी। अखराजात पूरे करने के लिए रेवेन्यू बढ़ाएंगे। PIA फ्लीट में 777 तैयारे जल्द शामिल हो जाएंगे। रोजवेल्ट होटल को बेचने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। इस हवाले से फैसला आइंदा साल किया जाएगा। वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक। भारत में मुसलमानों को जुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर कश्मीरियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ता रहेगा। हमें आलमी बरादरी को दिखाना है कि मसला कश्मीर पर हम सब मुत्तहिद हैं। बिलावल भुट्टो की जानिब से भारत को मुअस्सर जवाब की दुनिया भर में तारीफ की जा रही है। कल मुल्क भर में बिलावल भुट्टो से यकजहती का इजहार किया जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी और शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कराची में तीसरे क्रिकेट टेस्ट का पहला दिन। पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में 304 रन बनाकर आउट। बाबर आजम के 78, आगा सलमान के 56 और अजहर अली के 45 रन। इंग्लैंड के जैक लीच की 4 विकेटें। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और कतर में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप तीसरी पोजीशन के मैच में मराकश और क्रोएशिया आज मध्य मुकाबिल। मुकाबला रात 8 बजे खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। मेगा इवेंट के फाइनल में अर्जेंटीना और फ्रांस की टीमें कल लोसेल स्टेडियम में उतरेंगी। दोनों टीमें 2-2 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। फ्रांस टाइटल का दिफा करेगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ एट 6 में मैं हूं आपके साथ उरूज फातिमा और मैं हूं शाहिद नसीम। सबसे पहले अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए सियासी इस्तेहकाम को बुनियादी शर्त करार दे दिया है। पाकिस्तान से वफादारी और दोस्ती का तकाजा है कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम हो।
अपने एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम और मीसाक मईशत ही पाकिस्तान की कौमी सलामती को मजबूत कर सकते हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि किसी की कोशिश है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए तो ऐसा नहीं होगा, ना करने देंगे। वजीर आजम ने कहा कि मईशत की बुनियादों में बारूदी सुरंगें बिछाने वाले अब सियासी निज़ाम की बुनियादों में बारूदी सुरंगें बिछाने की साजिश कर रहे हैं। जिस तरह आइन की ताकत से मुल्क को झूठी और राशि हुकूमत से निजात दिलाई थी, अब आवाम को रोटी और रोजगार की परेशानियों से भी निजात दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि सियासी शरपसंद इंतशार फैलाकर दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी न करें और सैलाब मुतासरीन अपने घरों में आबाद ना हो। सैलाब मुतासरीन को सर्दी, भूख और बीमारी से बचाने में सियासी शरीरों का कोई हिस्सा नहीं, ये सियासी मतलब परस्ती और खुद गर्ज है। वजीर आजम का कहना था कि नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए सियासी बेरोजगारों से निजात लाजिम है। कौम को सोचना होगा कि जब जब मुल्क माशी तरक्की की तरफ चलना शुरू होता है तो फसादी लश्कर क्यों मुतहरिक हो जाता है। उन्होंने कहा कि कोई शक नहीं रहा, एक एजेंडे के तहत माशी तबाही की गई, सियासी अदम इस्तेहकाम भी उसी का तसलसल है। अवाम का एतमाद तोड़ने वाले अब असम्बलियां तोड़ रहे हैं, मकसद सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम की हालत पर रहम करें, महंगाई बेरोजगारी के अजाब से इन्हें निजात दिलाना सियासत है। पाकिस्तान साबिक 4 साल की माशी तबाही से जहरनाक महंगाई का शिकार हुआ, अवाम की जिंदगियों से ये जहर खत्म करने दें, रुकावटें मत खड़ी करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ ने मुलाकात की। लाहौर में होने वाली मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने कहा है कि हुकूमत तवानाई के शोबे के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने पर तवज्जो दे रही है ताकि इस शोबे का माली इस्तेहकाम और मुल्क की इक्तसादी तरक्की हासिल की जा सके। वज़ीर ख़ज़ाना ने इस्लामाबाद में तवानाई के शोबे से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत करते हुए कहा कि मुल्क की इक्तसादी तरक्की के लिए तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत तवानाई के शोबे के मसाइल बशमूल गर्दिशी कर्जे को हल करने को तरजीह दे रही है। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुतल्लिक़ा हुकाम को हिदायत की कि तवानाई के शोबे के तमाम मसाइल के हल के लिए काबिल अमल हल निकालें। इजलास में तवानाई के शोबे में मुख्तलिफ इस्लाहात मुतारिफ कराने और गर्दिशी कर्जे और दूसरे उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान न्यासी और परवेज़ इलाही का आपस में मुकाबला चल रहा है, देखना है कि यू टर्न कौन लेता है और स्मार्ट टर्न कौन। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि इमरान खान का एजेंडा इलेक्शन नहीं बल्कि मईशत का धड़न तख्ता करना है। असम्बलियां तोड़ने या ना तोड़े, हर सूरत में सियासी नुकसान इमरान खान का ही है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि PTI को फॉरेन फंडिंग मईशत की तबाही और सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए दी गई है। फितना, फसाद और इंतशार से सिर्फ पाकिस्तान की मईशत का नुकसान हो रहा है। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारा ने कहा है कि असम्बलियां तोड़ने का ऐलान इमरान खान की आमिराना और फस्ताई जहनीत का नतीजा है। आइन और जमहूरियत पर यकीन रखने वाले असम्बलियां नहीं तोड़ते। अपने बयान में उन्होंने कहा कि 2018 की सिलेक्शन के बावजूद हम जमहूरियत के तसलसल की खातिर पार्लियामेंट में बैठे थे। पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करती है तो जमहूरियत मजबूत होती है। उन्होंने मजीद कहा कि पार्लियामेंट के तसलसल से सियासी इस्तेहकाम आता है, आवाम की तरक्की का अमल आगे बढ़ता है। जमहूरियत के तसलसल से मईशत भी तरक्की करती है। उन्होंने कहा कि सियासी जल्जले और आमिराना आफ्टर शॉक्स जारी रहे तो मईशत मजबूत नहीं होती और महंगाई बेकाबू हो जाती है। मईशत की बेहतरी के लिए असम्बलियों का तसलसल नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इमरान खान असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इन असम्बलियों से उनका रोजगार चल रहा है। उनका कहना था कि इमरान खान ने रियासत को तबाह कर दिया, इन्हें कटहरे में लेकर आएंगे। मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि नवाज शरीफ जनवरी में वापस आ रहे हैं, रुकावटें खड़ी करने वालों को कोई सहूलतकारी मुयसर नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस के फैसले के मुंतज़िर है। सूबाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हम पर FIR दर्ज की जा रही हैं। जो मुजरिम हैं वो मुद्दई बन के फैसले कर रहे हैं। इमरान खान की जानिब से जियो और मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ अमरीका में मुकदमा दायर करने के मामले पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने रद्द अमल देते हुए ट्वीट किया कि क्या इमरान खान ने कैलिफोर्निया में भी केस दर्ज कर दिया है। और नाज़रीन, लाहौर हाईकोर्ट ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हत्या के दावे में इमरान खान के खिलाफ ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया।
عمران خان کا دفاع کا حق بحال کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ مزید تفصیل جانیں گے معین سلطان سے۔ لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے دائر ہتک عزت کے دعوے میں عمران خان کا حق دفاع کا فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ عمران خان نے متعدد مواقعوں کے باوجود جواب جمع نہیں کرایا۔ عدالت کے پاس انصاف میں تاخیر روکنے کے لیے مکمل اختیارات ہیں، لہٰذا عمران خان کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودھری محمد اقبال نے 10 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں قرار دیا کہ 7 دن کے اندر جواب داخل نہ کرانے پر حق دفاع ختم ہو جاتا ہے۔ عدالت نے فیصلے میں باور کرایا کہ عمران خان کے وکیل ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں کسی قسم کی بے قاعدگی کی نشاندہی نہیں کر سکے۔ عدالت نے نشاندہی کی کہ ٹرائل کورٹ نے عمران خان کو شہباز شریف کے سوالات کے جواب کے لیے نقول فراہم کی، لیکن جوابات دینے کی بجائے عمران خان نے اعتراضات داخل کرا دیے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ٹرائل کورٹ نے اعتراضات مسترد کر کے عمران خان کو جواب دینے کی ہدایت کی، اس کے باوجود عمران خان جواب جمع نہیں کرا سکے، جس پر ٹرائل کورٹ نے ان کا حق دفاع ختم کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کے خلاف 10 ارب کا ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا ہوا ہے۔ عمران خان نے وزیر اعظم شہباز شریف پر پاناما کے معاملے پر رشوت کی پیشکش کا الزام لگایا تھا۔ معین سلطان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ عمران خان کی وجہ شہرت بڑی چوری ہے۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ عمران خان الیکشن کمیشن، FIA اور عدالتوں میں جواب دہ کیوں نہیں۔ توشہ خانہ کیس میں PTI کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 5 ارب سے زائد کے تحائف پنکی پیرنی کو ملے، ان پر جلد مقدمہ درج ہوگا۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ عمران خان الیکشن نہیں NRO مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کا عمال نامہ سامنے آ رہا ہے، ان کو جواب دینا پڑے گا۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ اسمبلی کو برقرار رکھنے کے لیے تمام قانونی آئینی طریقہ کار موجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو سب استقبال کرنے جائیں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ موجودہ عالمی معاشی نظام ترقی پذیر ممالک کے مسائل سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ گزشتہ سال ترقی پذیر ممالک کو معاشی طور پر بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مشکل وقت میں G77 چین گروپ نے متحد ہو کر اپنے ایجنڈے پر کام کیا۔ وہ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں G77 وزارتی اجلاس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے، جس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے ذیشان علی بھٹی اپنی اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے۔ بڑھتے ہوئے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات غریب ممالک کو متاثر کر رہے ہیں۔ پاکستان میں حالیہ سیلاب کی تباہ کاریاں اس کی مثال ہیں۔ The world and especially the developing countries have faced a perfect storm of economic challenges. In this polycrisis, it has also become evident that the existing international economic system has been unable to respond to the plight of developing countries. During these difficult times, it is the UN system which has assumed the indispensable role of responding to these multiple crises. وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ G77 نے اپنے ایجنڈے پر مل کر کام کیا۔ COP27 میں ہم نے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا ایجنڈا منوانے میں کامیاب رہے۔ Today, we are able to adopt the outcome document at the ministerial conference by consensus. This reflects the wide convergence among developing countries on the urgent as well as systemic actions that are needed to overcome the crises and achieve the SDGs and climate goals. The group could establish a mechanism to monitor the implementation and progress of its positions. This would enable it to engage more constructively and systematically in the negotiations in various forums. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے G77 اور چائنا کی صدارت کی 1 سالہ مدت مکمل ہونے پر گروپ کی صدارت کیوبا کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ مجھے امید ہے گروپ 77 اور چائنا ایسے ہی متحد ہو کر کام جاری رکھے گا۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ نیو یارک میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے کیوبا کے وزیر خارجہ برونو ایڈورڈو نے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان موجود تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے عالمی امور سمیت درپیش مختلف چیلنجز پر بھی گفتگو کی۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا۔
दुश्मन के पास जब हमारे खिलाफ कोई और रास्ता नहीं बचता तो हम पर बोहतान लगाने लगता है। आपको ऐसा होता दिलाने का वादा करता हूँ जिसके हकदार हैं आप। अब्दुल हमीद के तख्त पर बैठना है मुझे। इन सारी आसाइशों के बदले कुछ अहम मालूमात। सुल्तान मुअज्जम हिंदुस्तान का दौरा करने वाले हैं। उनकी ये बुज़दिलाना चालें हमें और ज्यादा मजबूत बनाती हैं। अब्दुल हमीद नाकाम होगा। क्या हमने आप पर एतमाद करके गलती की? ये उनका अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। शिकारी अनाड़ी हो तो खुद ही शिकार हो जाता है। खलील खालिद पर एतमाद किया और उन्हें अहम जिम्मेदारी भी दी। तो क्या तुम हार मान लोगे, हथियार डाल दोगे? अब हम एक नया कदम उठाएंगे। बहुत हो गया। रिवाल मुज़ाकरात अब नहीं होंगे पाशा हजरात। हमें मौका मिला था, तुम्हें उसे मार देना चाहिए था। मार दो इसे। शिकस्त हो गई तुम्हें। भारतीय वजारत खारजा के बयान पर तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि भारतीय वजारत खारजा के बयान को मुस्तरद करते हैं। भारतीय वजारत खारजा ने बयान में भारत के 2002 के गुजरात कत्लेआम की हकीकतों से छुपने की कोशिश की है। हकीकत यह है कि गुजरात कत्लेआम के मास्टरमाइंड इंसाफ से बच गए हैं और कत्लेआम के मास्टरमाइंड अब भारत में अहम सरकारी ओहदों पर फाइज हैं। तर्जुमान का कहना है कि भारतीय हुक्मरान जमात के सियासी नजरिए हिंदुत्व ने नफरत तफरकाबाजी के माहौल को जन्म दिया है, जबकि समझौता एक्सप्रेस हमले के मास्टरमाइंड और मुजरिमों की बरियत भारत में इंसाफ के कत्लेआम को जाहिर करती है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्द गिरोहों का कफील और माली मुआविन है। भारतीय दहशतगर्दी पर जारी डोसिये में नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। शवाहिद इस बात की तस्दीक करते हैं कि लाहौर हमले को भारतीय रियासत ने उकसाया, मनसूबाबंदी की और इसकी माली मुआवनत की। डोसिये में मौजूद सबूत लाहौर में होने वाले दहशतगर्दाना हमले में भारत के मुलविस होने की तस्दीक करते हैं। नाज़रीन, इसी हवाले से कुछ मजीद बात भी करेंगे। इस वक्त हमें लाइन पर ज्वाइन की है सीनियर तज्जियाकार, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर और दिफाई तज्जियाकार भी हैं अब्दुल्ला गुल साहब ने। अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक बहुत अहम मौजू है जिस पर हम आपसे आज बात करना चाहते थे और आपने भी इस स्टोरी आपकी भी नज़रों से गुजरी होगी। बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बात की और फिर उसके बाद जो एक हिजान जो है वो भारत के अंदर बरपा नजर आता है और उसके बाद फिर जो आलमी मंजरनामा है उसकी भी सूरत हाल आप उससे आगाह होंगे। चेहरा उनको दिखाया तो बुरा मान गए, कुछ इस तरह की सूरत हाल हमें भारतीय जो वजारत खारजा है उसके बयान और फिर वहाँ का जो मीडिया है उससे हमें नजर आ रही है। क्या कमेंट करेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। यकीनन उन्होंने हमारे दिल जीते हैं और बेहतरीन तर्जुमानी की और उन्होंने नरेंद्र मोदी और आरएसएस और भारतीय सरकार को एक उनका जो सही चेहरा था, जो दरिंदगी से और बर्बरियत से भरा हुआ है, वो दिखाया। अब जहाँ तक ताल्लुक है भारत का रिएक्शन, भारत का हमेशा यही तरीकाकार रहा है, चोर मचाए शोर। और जो बतौर बुचर ऑफ गुजरात जो है, ये तो उनको खुद अंग्रेजों ने उनका ये टाइटल दिया। और आपको याद होगा कि एक वक्त था जब नरेंद्र मोदी वजीर आजम नहीं बने थे और ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो उस टाइम पे अमेरिका ने इनके दाखिले के ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी, इनको वीजा देने से इनकार किया गया था। तो ये वही हैं। और फिर बाद में हाउडी मोदी जो है वो मनाते रहे। तो ये दोहरे म्यार जो मगरबी दुनिया के हैं, ये भी हमें बात करनी चाहिए। जो समझौता एक्सप्रेस के हवाले से बिलखसूस मैं ये कहूँगा कि समझौता एक्सप्रेस कोई मामूली वाकया नहीं था। ये 18 फरवरी को हुआ था, आज से कई साल पहले, और 2007 में। और इसमें 68 जो लोग थे वो मारे गए थे, जिनमें 40 पाकिस्तानी जो थे वो शहीद कर दिए गए थे। बाकायदा उसको बंद करके, उसके दरवाजे बंद करके उसको नजर आतिश किया गया। और उसके बाद तमाम शवाहिद जो है वो भारत की सरकार ने मिटाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो तमाम चीजें वाज़ेह हो गई। और मुझे ये भी याद है कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने बाकायदा एक बलूचिस्तान में डोजियर पेश किया था कि यूनाइटेड नेशन में, कि बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके से भारत जो है मुलव्विस है और भारत जो मदाखलत करता है, वहाँ स्लीपर सेल्स चलाता है, वहाँ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को फरोग करता है और उनकी पुष्ट पनाही करता है, इसके ऊपर बाकायदा डोजियर मौजूद है।
लेकिन उस डोजियर का आज तक कुछ नहीं बना। उसी तरीके से कुलभूषण यादव के ऊपर आप देख लें, और अब जो हमने जो डोजियर जो है इसमें नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। लेकिन भारत सरकार को जो है, क्योंकि मगरिब की पुष्टपनाही है, उनके अरूज के ऊपर चल रही है पुष्टपनाही, इस वजह से ये मामलात जो है वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तान जो है वो फिर तंग आमद बजंग आमद की सूरत हाल पे चला जाएगा। पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें अमन और सलामती का पैगाम देते हैं। हम एक न्यूक्लियर रियासत है, हमारी कहीं कोई ताकत के अंदर कमजोरी नहीं है। भारत को भारत की जबान में जवाब देना पड़ेगा मेरे ख्याल है। अगर ये बड़ा वाजे मेरे ख्याल में बिलावल साहब ने और जो हमारी हुकूमत का जो मौकफ है ये बड़ा वाजे है, क्योंकि उन्होंने आज जबानी कलामी तो बता दिया, लेकिन इसके बाद जो है वो फिर मेरे ख्याल में मामलात किसी दूसरी रुख चले जाएंगे। इसलिए बेहतर यह है कि आलमी ताकत जो है वो अपना किरदार अदा करे, और जिस तरह से दफ्तर खारजा के तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच साहब ने जो कहा कि बिल्कुल जो भारत का रद्द अमल है उसको मुस्तरद किया। और फिर ये हकीकत ये है कि भारत के अगर आप पीछे चले जाएं तो 2002 के गुजरात में जो कत्ले आम जिस तरीके से किया गया मुसलमानों का, वो किसी से छुपा हुआ तो नहीं है। और हकीकत यह है कि सिर्फ मुसलमानों को छोड़ दें, क्या भारत के अंदर दूसरी अक़लियतें महफूज हैं? क्या हकीकत ये नहीं है कि वहाँ क्रिश्चियनों को जबरदस्ती जो है वो आग के अलाव जला दिए गए और उनकी सलीबें उसमें फेंक दी गई, और 200 खानदानों को जबरदस्ती जो है वो हिंदू जो है वो बनाया गया? ये बातें मालूम नहीं है क्या? ऑस्ट्रेलियन जो सिटीजन थे उनको बकायदा चर्च के अंदर जो है वो भारत के अंदर नहीं जलाया गया? क्या भारत सरकार जो है उसने नेपाल के अंदर दहशतगर्दी जो है बकायदा रॉ जो बदनाम जमाना दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो नेपाल में श्रीलंका के अंदर जो है वो कत्ले आम करती नहीं फिर रही? और फिर जो सबसे बड़ी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो नेपाल से हो रही है, जो औरतों को बकायदा उठा के जो है भारत की मंडियों में बेचा जाता है, किससे ये ढकी छुपी बातें हैं? और फिर मुक्ति बहानी, अभी हम क्यों भूल जाते हैं, कल ही का दिन था, सानिया सकूत ढाका था, तो मुक्ति बहानी हमारी दुश्मन थी या भारत था? क्या इंदिरा गांधी ने अपनी किताब में नहीं लिखा कि मैं अपनी फौजों को जो है ढाका की गलियों में जो है वो मार्च करते देखना चाहती हूँ? और मुक्ति बहानी के अंदर तो खुद नरेंद्र मोदी ने जो है ढाका के अंदर जाके इस बात को कन्फेस किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बतौर आरएसएस का एक नुमाइंदा मुक्ति बहानी के अंदर जो है किरदार अदा किया पाकिस्तान को तोड़ने में। तो क्या इनके ऊपर इंटरनेशनल मुकदमात कायम नहीं होने चाहिए? ये दहशतगर्द मुल्क है और ये सैफरॉन टेररिज्म को जो है वो आगे फरोग दे रहा है। सैफरॉन टेररिज्म जो है वो तो खुद अमेरिकन कहते हैं इनको, CIA ने इनका नाम सैफरॉन टेररिज्म रखा हुआ है। ये जाफरानी दहशतगर्द हैं। अभी आप देख लें फिल्म पठान के ऊपर जो जिस तरीके से शाहरुख खान को निशाना बनाया जा रहा है, जो दीगर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, किस बात के ऊपर? और वही हर चीज आके गुजरात में खड़ी हो जाती है। क्या वजह है? गुजरात यानी कि दहशतगर्दी का मंबा बन चुका है। दुनिया को इनको लगाम डालनी चाहिए। और ये जो इस तरीके से गुजरात के अंदर कत्ले आम करके उसके जो मास्टरमाइंड हैं वो बैठ के आज वजीर आजम बने हुए हैं वहां के, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको लगाम डालने वाला नहीं है। और वो अपने साथ जितने भी सरकारी अहम ओहदों के ऊपर जो फाइज हैं वो लोग भी कौन है वो आपके सामने है। आपको याद होगा कि जब सानिया APS हुआ था तो उस टाइम पे विक्रांत सूद जो उनका जो है वो माजी का रॉ का सरबराह रहा, उसने एक ट्वीट किया जो कि तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे था। यहाँ के मीडिया को तो 12 बजे तक खबर नहीं हुई थी, और वो ये कह रहा था कि मोर कैजुअलिटीज एंड मोर एक्सप्लोजन एक्सपेक्टेड इन APS, यानी कि ज्यादा अमवात और ज्यादा धमाके जो है वो APS के अंदर जो है वो मुमकिन हो सकते हैं। ये बात उसको कैसे पता चल गई जबकि पाकिस्तान के मीडिया ने बताया नहीं था, कोई न्यूज ब्रेक नहीं हुई थी? ये सारे डांडे जब आप मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि असल में भारत जो है वो इस सारे मास्टरमाइंड है। अफगानिस्तान में भी जो दहशतगर्दी हुई है माजी के अंदर, आज भी भारत उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं उसके आपको शवाहिद मिलते हैं। और इसी को हमने डोजियर के अंदर जो खास तौर पे सानिया जो हमारा हुआ जौहर टाउन का, उसके अंदर बकायदा भारत ने इसको फंड किया, इसके पीछे आए, इसके लिए लोगों को तैयार किया। इससे पहले भी जब आपको याद है कि एक और पब्लिक मुकाम था, गालिबन एक बाग था लाहौर के अंदर, जहां लोगों को जो है निशाना बनाया गया। तो ये भारत जो है इसको जब तक के मेरे ख्याल में इंटरनेशनली सैंक्शंस नहीं लगाएंगे,
ये इस सारे इलाके को जहन्नम बना देगा और नफरत और तफरकाबाजी के माहौल को जन्म दे रहा है ये भारत। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और इस हवाले से बहुत डिटेल से उन्होंने जो है अपनी राय हमारे साथ शेयर की और एक बहुत मुफस्सिल किस्म का जो तज़िया है वो उन्होंने पेश किया। और इसमें कोई शक नहीं कि भारत जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान इस खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो है वो ख़तरा बनता जा रहा है। कुछ दीगर खबरें भी हम यहाँ पर शामिल करेंगे और इसी हवाले से भी आपको ये भी बताते चलें कि वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने कहा है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और हम भारत को मुँह तोड़ जवाब देना जानते हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जवाब पर पूरी मोदी सरकार और इंतहा पसंद हिंदुओं का सफाक चेहरा सामने आ गया है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपने ही लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। जिस नरेंद्र मोदी पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी थी वो सफाक इंसान आज भारत का वज़ीर आज़म है। उन्होंने कहा कि हमारी शराफत को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, हम थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देना जानते हैं। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भारत में अक़लियतों के खिलाफ भारतीय इंतहा पसंदी को आलमी सतह पर बेनकाब किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारिजा ने दुनिया के हर अमन पसंद शख्स के जज्बात की तर्जुमानी की है। आलमी बरादरी हिंदुस्तान में अक़लियतों के खिलाफ बढ़ते हुए मज़ालिम का नोटिस ले। वज़ीर ख़ारिजा मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो गुफ्तगू अमेरिका में की है और हिंदुस्तान को जिस तरह बेनकाब किया है और हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म के मज़ालिम को बयान किया है, वो सिर्फ मुसलमानान आलम नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन पसंदों की तर्जुमानी है। जो कुछ गुजरात में हुआ, जो कश्मीर में हो रहा है, जो मुसलमानों और हत्ता के दिगर जो अक़लियतें हैं, खा वो सिख हैं, खा वो निचली जात के हिंदू हैं, खा वो मसीही हैं, जो कुछ उनके साथ हिंदुस्तान में इस वक्त हो रहा है वो नाकाबिले बयान है। वज़ीर ख़ारिजा ने जो आलमी फोरम पर बैठकर जुल्म सितम और बर्बरियत के खिलाफ मजलूमों की तर्जुमानी की है, उस पर उनकी तायीद भी है और उनकी ताहसीन भी है। हम समझते हैं कि दुनिया को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पलवशा खान ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ताल्लुकात को बहाल किया है। पाकिस्तान की साख बहाल होना पीटीआई को बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई वाले अपने गैर मुल्की आकाओं को खुश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो के बयान से असल तकलीफ इमरान खान और उनके हवारियों को हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो का अक़वाम मुत्तहिदा में असल निशाना मोदी थे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के खिलाफ बीजेपी के रद्द-ए-अमल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां निकालने का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद नैयर हुसैन बुखारी ने कहा कि वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा में मोदी को आईना दिखाया, जिससे भारतीय इंतहा पसंद पार्टी बीजेपी को आग लग गई है। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और अवाम मुल्क भर में वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से इज़हार यकजहती करेंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने कहा कि हम पाकिस्तान के बासलाहियत और ज़हीन नौजवानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करेंगे जिससे पाकिस्तान 2047 तक दुनिया की पहली 10 मईशतों में शामिल होगा। वफाकी वज़ीर की अखुवत फाउंडेशन की तकरीब में खिताब की तफसील जानते हैं मोहम्मद सुफियान से। कसूर में अखुवत कॉलेज में तकरीब से खिताब करते हुए अहसन इकबाल ने कहा कि हमें तरक्की के सफर को बार बार टूटने से बचाना होगा और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इंतशार और तकसीम की सियासत से बचना होगा। उन्होंने कहा कि ज़राअत, तालीम, सेहत समेत हर शोबे में तरक्की के लिए मुसलसल जद्दोजहद की जरूरत है। अपने जिंदगी का रोड मैप बनाएं। ये मुल्क इतनी अपॉर्चुनिटीज रखता है कि इसी के अंदर आप अमेरिका, दुबई, सऊदी अरब और जो यूरोप के फायदे लेना चाहते हैं वो इस मुल्क के अंदर आपको मिल सकते हैं, बशर्ते ये कि आप उसी दिलजमी के साथ मेहनत करें जिस तरह के बाहर जाके हमारे लोग करते हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि तरक्की की रफ्तार में तरक्की याफ्ता ममालिक को देखना होगा और इसके लिए अमली जिद्दोजहद करना होगी। हमें अपनी कारकर्दगी का मुसलसल जायजा लेना चाहिए और पॉलिसियों के तसलसल के लिए अमली तौर पर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सी पैक जैसे मंसूबे ने पाकिस्तान को दुनिया की तवज्जो का मरकज बना दिया। तकरीब से अखुवत फाउंडेशन के सरपरस्त आला डॉक्टर अमजद साकिब ने खिताब करते हुए कहा कि अखुवत फाउंडेशन मुल्क में तालीम के फरोग समेत दीगर फलाही कामों के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। इस सिलसिले को अवाम के ताउन से जारी रखेंगे। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।
दुनिया भर से मुस्तनद सॉफ्टवेयर ट्रेनर्स की सालाना कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में शुरू हो गई। कॉन्फ्रेंस का मकसद मुस्तकबिल का लाही अमल बनाकर आने वाली नस्लों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करना है। मरियम मलिक की रिपोर्ट देखिए। टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान का अहम एजाज माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनर्स की सालाना कॉन्फ्रेंस MCT समिट पहली बार पाकिस्तान में मुनक्किद हो गई। MCT ट्रेनर्स वर्कशॉप के इनेकाद से IT के शोबे से वाबस्ता नौजवानों को बैनुल अक़वामी ट्रेनर्स के तजर्बात से सीखने का मौका मिलेगा, तो ये कॉन्फ्रेंस उनकी हौसला अफजाई का जरिया भी बनेगी। पूरी दुनिया में ये समिट्स होते हैं और ये सालाना बेसिस पे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती, इसलिए जो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज है वो हम प्रमोट करना चाह रहे थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो समिट है बेसिकली ट्रेनर्स के लिए है, आपस में नेटवर्किंग होती है, फिर हमें पता चलता है कि बाकी ट्रेनर्स क्या कर रहे हैं और कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, जो कि पाकिस्तान ये अच्छा इसमें सिर्फ लोकली अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के भी मौके मिलते हैं। ये जो ट्रेनर्स हैं ये पाकिस्तान में बैठ के बाकी पूरी दुनिया में ये सेशंस डिलीवर कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में जो एकेडमिक्स तो वो पढ़ते ही हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं स्पेशली उनको ट्रेन करते हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने फ्यूचर का, अपने अगले साल का एक लाहे अमल बनाएं कि हमने अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को या अपनी कम्युनिटी को या अपने मुल्क के लोगों को किस तरह टेक्नोलॉजी पे एम्पावर करना है। माहिरीन कहते हैं कि IT के शोबे में तरक्की के साथ साथ पाकिस्तान का बेहतर इमेज दुनिया के सामने रखने में ऐसे प्रोग्राम्स अहम हैं। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, लिबास के साथ जूते भी अच्छे हों तो शान मजीद बढ़ जाती है। डेरा बुगटी में कल्चर डे हो या खुशी का कोई भी त्यौहार, बलोची चप्पल आज भी अव्वलीन तरजीह होती है। देखते हैं डेरा बुगटी से फाइक अली बुगटी की ये रिपोर्ट। सकाफती तकरीब हो या खुशी का कोई त्यौहार, डेरा बुगटी के बाजारों में रवायती चप्पलों खरीदने वालों का रश लगा रहता है। बुगटी कट, मरी कट समेत 30 से ज्यादा अक़साम बलोची चप्पल हर उम्र के लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहता है। हम ये चमड़ा बाहर से मंगाए, ज्यादातर कराची, लाहौर से आता है चमड़ा, हमारे पास 1 नंबर चमड़ा होता है ये, इसके लिए डिमांड में बाहर से ज्यादा होती है। ज्यादातर इधर रहीम यार साइड से, कोयटा से या ऐसा समझ ले कराची से इन लोगों के आर्डर आते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं टूर के लिए, तो वहाँ पे भी हम पहन के जाते हैं, तो वहाँ पे भी जब भी हमें लोग देखते हैं, वहाँ के लोग हम अपने बलोची लिबास में बहुत खूबसूरत लगते हैं और ये बलोची चप्पल हम अपने दोस्तों को तोहफे के तौर पर भी देते हैं। हाथों से तैयार करदा उन बलोची चप्पलों में आला क्वालिटी का चमड़ा और टायर का इस्तेमाल किया जाता है। बलोची कशीदाकारी से मज़ीन चमड़े और बलोची चप्पल, टायर और मुख्तलिफ रंगों के धागों से तैयार होने वाला उन बलोची चप्पलों की कीमतें 1000 से लेकर 10,000 रुपए तक होती है। पायदारी और खूबसूरती में अपने सानी ना रखने वाले ये बलोची चप्पल न सिर्फ डेरा बुगटी बल्कि मुल्क भर में मकबूल हैं। फाइकली बुगटी, PTV न्यूज़, डेरा बुगटी। रिपोर्ट आप मुलाहिजा कर रहे थे डेरा बुगटी से। आप कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में रात के औकात में धुंध पड़ने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलूचिस्तान में रात और सुबह के औकात में मौसम शदीद सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू -9, ले -8, गुपस -6, गिलगित अस्तोर -5, कल्लात हुंजा -4, ज़ियारत और कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर महकमा मौसमियात चौधरी मोहम्मद असलम साहब। बहुत शुक्रिया PTV न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि धुंध इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि किन औकात में जो है वो धुंध बहुत ज़्यादा होती है और किन औकात में जो है वो इजीली ये लोग ड्राइव कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आजकल जो स्पेशली जो पंजाब में है जिसमें इलाके शामिल हैं फैसलाबाद, टोबा टेंग सिंह, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल, यानी ऑलमोस्ट पोठवा रीजन को छोड़ के सारे पंजाब में धुंध पड़ रही है और शदीद धुंध थी सुबह के औकात में। और ये सुबह के औकात में कोई तकरीबन कोई 3-4 बजे शुरू होगी सुबह और कोई 10 बजे तक रहेगी। तो इन औकात में आवाम से अपील है कि इसमें ट्रैवल न करें, तो इसमें विजिबिलिटी बहुत कम होती है, तो इसमें कोई एक्सीडेंट वगैरह का भी खतरा हो सकता है। जी अच्छा असलम साहब, रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो शहरी हैं, काफ़ी दिनों से बारिश भी नहीं हुई और जो ठंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और खुश्क सर्दी भी है। इसके साथ साथ फिर आपको पता है खांसी और इस तरह की बीमारियां भी आ जाती हैं। सो नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि बारिश हो जाएगी तो मौसम कुछ सेटल डाउन हो जाएगा। सो बारिश की तवक्को क्या रख सकते हैं?
जी, अभी जैसे आपने कहा कि रावलपिंडी डिवीजन में काफी ठंड है और इन इलाकों में जैसे अटक और चकवाल, जेलम और रावलपिंडी समेत इनमें अगले आने वाले दिन में फ्रास्ट जिसको हम कोहरा जो कहते हैं उसके पड़ने का इम्कान है। तो अभी ड्राई सीजन चलता है और अभी चलेगा कम से कम एक हफ्ता तक, बारिश का कोई इम्कान नहीं है और अभी ड्राई स्पेल जो है अभी जारी रहेगा। अच्छा असलम साहब, बहुत से लोग जो है वो उनको क्योंकि सर्दी जो है वो उमूमी तौर पे लोगों को ज़्यादा पसंद भी होती है, सो लोग घूमने फिरने के भी शौकीन होते हैं, नॉर्दर्न एरियाज की तरफ निकल पड़ते हैं बर्फ़ वगैरह देखने के लिए। सो क्या रेकमेंड करेंगे उनको, कौन सा जो वक्त है, कौन से जो टाइमिंग्स हैं उसके अंदर उनको जाना चाहिए? यानी कि इन अगले 10-12 दिनों के अंदर क्या किसी को ट्रैवलिंग के लिए नॉर्दर्न एरिया का रुख करना चाहिए या फिर इसके बाद आने वाले 1 आध महीने के अंदर कब उनको जाना चाहिए? जी बिल्कुल, अभी जो नॉर्दर्न एरियाज हमारे तो वो टूरिस्ट जो वो पॉइंट है टूरिस्ट वगैरह के लिए अट्रैक्शन का, तो इसमें वो ट्रैवल करे, लेकिन जैसे कहते हैं कि कोई स्नोफॉल या इस तरह की कोई एक्टिविटी फिलहाल नहीं है, तो वैसे वो ट्रैवल कर सकते हैं, इसमें कोई उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आने वाले 8-10 दिन में वो जा सकते हैं वैसे सैर के लिए, लेकिन कोई स्नोफॉल वगैरह उसका कोई फिलहाल चांस नहीं है आने वाले दिनों में। अच्छा असलम साहब, इस वेदर को लेकर अगर हम पर्टिकुलरली इस वक्त की बात करें तो कौन सी फसलें हैं जिसके लिए ये मौसम जो है वो सूदमंद हो सकता है, या आने वाले जो दिनों में कोई बारिश है ताकि जो हमारी जो किसान बरादरी है उसके लिए भी कुछ सूदमंद ये गुफ्तगू हो सके, उनके हवाले से भी कुछ फरमाइएगा। जी देखें, आजकल जो ज्यादा जो फसल है वो गंदम की काश्त हो रही है और चने की फसल जो मुख्तलिफ इलाकों में जो बरानी एरियाज है उनमें हो रही है, लेकिन अभी बारिश जैसे मैंने कहा नहीं है, तो किसानों को तो अपनी फसलों को मौसम के मुताबिक पानी देना चाहिए, क्योंकि अभी ड्राई पीरियड है और इसके हिसाब से अपनी फसलों को पानी देना चाहिए। सही। अच्छा चौधरी असलम साहब, ये भी फरमाइएगा, धुंध की इससे पहले उरूज बात कर रही थी, उस हवाले से भी आप बता रहे थे कि रात के औकात में धुंध ज़्यादा होती है और ख़ासतौर पर जब सुबह का टाइम होता है तो उसमें धुंध ज़्यादा होती है। कहीं ये धुंध जो है वो स्मोक तो नहीं है क्या? मतलब अगर कोई शख्स अपने घर से बाहर निकलता है, वो ट्रैवल नहीं कर रहा, सिंपली वो सुबह का ज़रा मौसम का लुत्फ लेना चाहता है, तो क्या ये धुंध जो है वो कहीं स्मोक तो नहीं है जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हुए? लेकिन देखें, जो जैसे लाहौर जो शहर है ये स्मोक के लिए मशहूर है, लेकिन अभी जो जब डेंस धुंध अभी शहर के अंदर नहीं पड़ना शुरू हुई, अभी ओपन इलाके जो है जैसे मुख्तलिफ इलाके हैं जो ओपन एरियाज हैं उनमें पड़ना शुरू हो गई है, डेंस फॉग पड़ना शुरू हो गई है, उनमें तो स्मोक का नहीं है, लेकिन लाहौर वगैरह जो ऐसे शहर हैं इनमें स्मोक का चांस हो सकता है, क्योंकि जब डेंस काफी शदीद धुंध होगी तो उससे वो सारी चीजें जो पोल्यूशन वगैरह सारी वो जमीन पे आ गिरती है, क्योंकि वो पानी के ज़रात होते हैं। तो इन इलाकों में लाहौर में अगर इनमें कोई खतरा हो सकता है, अदरवाइज बाहर के इलाके जो है अभी वो फ्री हो चुके हैं स्मोक से। सही। डायरेक्टर महकमा मौसमियात चौधरी मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें मौसम के हवाले से तफसीली अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे खेल के हवाले से।